नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। 12 से 16 जनवरी तक आयोजित इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित महोत्सव उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारत के सामर्थ्य को युवाओं के हुनर से जोड़ते हुए उन्हें देश की दिशा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का जुनून भारत का रास्ता तय करता है और युवा बने रहने का मतलब अपनी सोच, मेहनत, आकांक्षाओं और लगन में युवा होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष अवसर पर नारी शक्ति का देश के विकास में योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में महिलाएं नए पराक्रम करके दिखा रही हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खेल, ऐसे हर क्षेत्र में महिलाएं बुलंदियां छू रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह युवाओं का जज्बा उफान पर है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारत के खिलौने से लेकर पर्यटन और रक्षा से लेकर डिजिटल तक की खबरें पूरी विश्व में सुर्खियां बनती हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि Y20 के जरिए युवाओं की भागीदारी और सोच को हम दुनिया के सामने ले जाएंगे। इससे पहले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने अपने यहाँ की संस्कृति और कला की झांकियों को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही देश के गौरवशाली अतीत की पहचान योग के अभ्यास को भी पेश किया गया। देश और दुनिया के हर कोने की तरह हुबली के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गर्मजोशी के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इसकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने सभी पक्षों से आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य में वैश्विक दक्षिण का ही सबसे अधिक दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व के अधिकतर संकट वैश्विक दक्षिण ने पैदा नहीं किए हैं, लेकिन इनका सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव वैश्विक दक्षिण के साथ खड़ा रहा। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को दूर तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें मिलकर रिस्पांस, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। MV गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और असम के डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा समाप्त करेगा। MV गंगा विलास 51 दिनों में भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। इसमें सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक यह रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मता के नए अध्याय को जोड़ती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धसाव के बाद की स्थिति पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, RK सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल रहे।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भू धसाव के मुद्दे पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सेना, आईटीबीपी, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने स्थानीय लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ पर समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर रही है। सेना भी मदद के लिए कमर कसे बैठी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद पहुंचाने के लिए सेना ने अस्पताल, हेलीपैड, सिविल प्रशासन को दिए हैं, जिससे कि वे लोगों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर सकें। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता, कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार के समग्र दृष्टिकोण के तहत स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा जा रहा है। भाजपा आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले में रोड शो किया। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी रोड शो में शामिल हुए। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार त्रिपुरा के दौरे पर हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य में चुनाव तैयारियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथ ही कहा कि त्रिपुरा राज्य की मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 मार्च तक है। कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 30 जनरल, 10 एससी, 20 एसटी के लिए आरक्षित हैं। लगभग राज्य में 28 लाख वोटर हैं। आम आदमी पार्टी को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में अपने राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। सूचना एवं प्रचार निदेशालय डीआईपी द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के हित में बात करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार आज हर विषय पर जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक ने 6 यूट्यूब चैनलों को फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया है कि इन 6 यूट्यूब चैनलों पर ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से भ्रामक और गलत थे। इन यूट्यूब चैनलों के नाम हैं नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन 24, स्वर्णिम भारत, संवाद समाचार। इन चैनलों पर अपलोड गलत और भ्रामक खबरों से जुड़े वीडियोस को 50 करोड़ से अधिक व्यूज मिले हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। हमने सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर बात करना जारी रखा है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त भंडार है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाएं भी जल्दी ही शामिल होंगी। महिलाएं इस घातक रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इसकी घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने से वाराणसी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल, थल और नभ से काशी आ सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पटना में रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस समाज में पिछड़ों, महिलाओं और दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोका गया है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर वो जवाब जरूर तलब करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में जिसने कहा उन्हें ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्मावलंबी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने देशवासियों से प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री से देशवासियों से माफी मांगने की बात कही।
बक्सर हिंसा पर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रात 12 बजे किसी के घर जाकर लाठीचार्ज करना, जो कि अपराधी नहीं है, सामान्य किसान है, बेहद गलत है। ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला नहीं, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि लोगों के समाधान यात्रा पर निकले हैं तो पहले बक्सर का समाधान करें। आज अगर किसान मौजूदा सर्किल रेट पर अपना मुआवजा मांगता है तो उस अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करने का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नरसिंह मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने करीब 1 घंटे भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह का अभिषेक किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का दिल्ली सचिवालय पर लगातार प्रदर्शन जारी है। वेतन मांग को लेकर दिल्ली के इमाम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। हरियाणा के पानीपत में गुरुवार सुबह गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दंपति समेत उनकी 2 बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के बकरोल में सरदार पटेल पेट्रोल स्टेशन पर आज़ादी की यादें संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। कंझावला मामले में आरोपी आशुतोष को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आशुतोष के खिलाफ जांच अभी शुरुआती दौर में है। कोलकाता के साल्ट लेक क्षेत्र में भीषण आग लगी। आगजनी की इस घटना में कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चल रही शीतलहर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड और कोहरे ने जिंदगी को थाम दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच गुरुवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन शाम होने तक कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली और इससे ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर ठंड के दस्तक देने का अनुमान जताते हुए कहा कि 15 जनवरी से शीतलहर की स्थिति बन सकती है। आने वाले 2-4 दिन तेज हवाएं चल सकती हैं और कोहरे की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल जोजिला के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। इनमें जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। गंगोत्री धाम में आज सुबह भारी बर्फबारी हुई, जिससे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी जमकर बर्फ गिरी है। चुनाव के दौरान खर्चों को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अहम दावा किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने चुनाव के दौरान धन बल को रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की मांग वाली केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आदेश सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर फरवरी में सुनवाई करेगी जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते शुक्रवार 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगा। राजस्थान में जयपुर में शिक्षक भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है। कोर्ट ने जेडी अधिकरण को मामले की सुनवाई के लिए कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजने के आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच को ऐसे मामलों पर सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 147 अंकों की गिरावट के साथ 59,958 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 17,858 पर बंद हुआ।
ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ट्रक व बस चला सकते हैं। इसके लिए ऑटोमोबाइल उद्योग वैकल्पिक ईंधन के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत इस ग्रीन ऊर्जा का आयात कर रहा है, लेकिन भारत उद्योग नवाचार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात भी करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च-अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त उचित फैसला करेगी। टाटा मोटर्स ने बुधवार को ऑटो एक्सपो 2023 के पहले दिन अपनी निजी वाहन सेगमेंट में हैरियर ईवी और सिएरा ईवी को लॉन्च किया और अल्ट्रोज और सीएनजी के साथ साथ कर्व कूप को भी प्रदर्शित किया। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोत्साहन योजना का प्रमुख लाभार्थी होगी। सरकार के बिना BIS मार्क वाले खिलौना बेचने वालों पर सख्ती बरतते हुए पिछले एक महीने में हेमलीज और आर्चीज जैसे चर्चित ब्रांड समेत प्रमुख खुदरा स्टोरों में 18,600 खिलौने जब्त किए हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 3 प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ियों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है। जर्मन वाहन निर्माता ऑडी ने कहा कि उसने चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद 2022 में ग्राहकों को लगभग 1,18,000 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो 44% की वृद्धि है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अगले 7 साल में बढ़कर 7,000 अरब डॉलर हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि चीन द्वारा मामलों की सही जानकारी न देने के कारण दुनिया भर में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या पर संगठन का आंकड़ा कम हो गया है। जिनेवा में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि सभी देश सही आंकड़े साझा करें ताकि बीमारी के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में अधिक प्रभावी योगदान दिया जा सके। श्रीलंका सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय के आवंटित बजट में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया है। सरकार ने खर्चे को नियंत्रण में रखने के प्रयास में यह फैसला किया है। कैबिनेट के प्रवक्ता जनसंचार मंत्री बंडुला गुनावर्देना ने कहा कि देश को यह आशंका है कि अधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 2 वर्षों की तरह पैसे की छपाई या नए ऋण लेने का सहारा नहीं ले रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा फ्रांस, इटली, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 7 देशों के समूह के दौरे पर ब्रिटेन का दौरा कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन और जापान दोनों ने ही चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक चुनौती के रूप में बताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने कल लंदन में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के एक दूसरे की जमीन पर सेना तैनात करने की अनुमति देगा। सुरक्षा संबंधों की दिशा में यह नवीनतम कदम होगा। पेरू में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण पूर्वी पेरू में कस्को की सड़कों पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पेरू में इन दिनों दिसंबर में वामपंथी राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को अचानक हटाए जाने के बाद से देश भर में भारी प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते इन प्रदर्शनों में एक पुलिस अधिकारी सहित 40 लोग मारे गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के शीर्ष कमांडर को हटा दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव अब यूक्रेन में रूसी सेना की कमान संभालेंगे। जनरल गेरासिमोव का सर्गेई सुरोविकिन का स्थान लेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार सशस्त्र बलों के विभिन्न सेवाओं और शाखाओं के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला लिया गया। रूस यूक्रेन संघर्ष का केंद्र इस समय यूक्रेन का शहर सोलेदार है। रूस यूक्रेन की सेनाओं के बीच बुधवार को सोलेदार में भयावह लड़ाई जारी रही। पूरे अमेरिका में सामान्य हवाई यातायात संचालन अब धीरे धीरे बहाल हो गया है। अलर्ट करने वाली एक प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद अमेरिका में सैकड़ों विमानों की आवाजाही ठप हो गई थी। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने 40 गेंद बाकी रहते हुए मुकाबला अपने नाम किया। भारत की ओर से केएल राहुल ने नाबाद 64 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।
भारत के शटलर एचएस प्रणॉय ने मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 16 मुकाबले में प्रणॉय ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 21-9, 15-21, 21-16 से शिकस्त दी। भारतीय स्टार शटलर जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को मात दी है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रॉ की घोषणा गुरुवार को हुई। नोवाक जोकोविच को स्पेन के रॉबर्टो कार्बेलेस बायना के साथ ग्रुप साझा किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल अपने पहले मुकाबले में जैक ड्रैपर से भिड़ेंगे। हालांकि इस बार विश्व नंबर 1 कार्लोस अल्कराज चोट के चलते इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वांतेक जर्मनी की जूले नीमेयर के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगी। महिलाओं और लड़कियों पर तालिबान के प्रतिबंध के कारण ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला से पीछे हट गई। भारत के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में 22 साल के युवा स्पिनर टॉड मर्फी को शामिल किया गया है। ईएफएल कप में देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साउथहैम्पटन ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में कार्तिक दमदार एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का निर्देशन रोहित धवन ने किया है। गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने गदर 1 को लेकर फैसला किया है। गदर 2 से पहले गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने इसे 15 जून 2023 को रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म कुत्ते से विशाल और रेखा भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज निर्देशकीय पारी शुरू कर रहे हैं। फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी। वंशी पैदीपल्ली द्वारा निर्देशित वरिसु में विजय ने मुख्य किरदार निभाया है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। बुधवार को फिल्म का कलेक्शन 22 करोड़ से अधिक रहा। डायरेक्टर एच विनोद की थिनुवु में अजीत मुख्य भूमिका में नजर आए। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अजीत की फिल्म की टक्कर विजय की वारिसु से हुई। थिनुवु ने पहले दिन 22.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को दर्शकों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बुधवार को फिल्म ने 2.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऐसे में अब फिल्म की कुल कमाई 379.75 करोड़ रुपए हो गई है। अजय देवगन की दृश्यम 2 ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म अब तक 240 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुकी है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म वेट का अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म अब तक कुल कलेक्शन फिल्म का पूरा कलेक्शन 38.68 करोड़ रुपए हो गया है। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग एक्शन एंटरटेनर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार भी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने हसीन दिलरुबा के सीक्वल की शूटिंग शुरू की है, जिसका नाम फिर आई हसीन दिलरुबा है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।